कल दिल्ली और कई राज्यों में भयंकर बारिश हुई, जिसके कारण कई जगहों पे पानी भरा हुआ था। हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे मंत्री जितना उनसे बन सका उन्होंने मौके पे जाकर काम किया। अधिकारियों को, कर्मचारियों को बुलाकर और जो जरूरी इंतजाम हो सकता था वो इंतजाम किया। लेकिन इस बीच एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि उस घटना पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मौन है। दिल्ली के एलजी महोदय पूरी तरह से शांत है, मौन है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि मयूर विहार फेज 3 के इलाके में दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे डीडीए की तरफ से, डीडीए यानी जो सीधे तौर पे दिल्ली के एलजी महोदय के अधीन आता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जो बैठी है उसके अधीन आता है, वहां पर एक नाले का पुनर्निर्माण हो रहा था। ये उसकी तस्वीरें हैं नाले की। ये नाले की तस्वीरें हैं और इतनी बड़ी घोर लापरवाही का मामला सामने आया है कि ये नाले को ढका तक नहीं गया। कोई वहां ऐसे चिन्ह नहीं लगाए गए कि निर्माण चल रहा है। और एक छोटी बच्ची 2.5 साल की, वो इस नाले में गिर गई, बच्चा। और उसको बचाने के 2.5 साल का बच्चा जो गिरा इस नाले में, उसको बचाने के लिए उसकी मां भी नाले में कूद गई और मां बेटे दोनों की मौत हो गई। ये हादसा नहीं है, हत्या है, हत्या। ये हादसा नहीं, हत्या है। और हत्या किसने की? ये नाले को खुला रखने वाले लोग, ये निर्माण के लिए कोई सावधानी न बरतने वाले डीडीए के लोग, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये तो नहीं चलेगा कि आप जहां भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होगी, जहां एलजी की जिम्मेदारी होगी, वहां पूरी तरह से खामोशी साध लेंगे। एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। घटना की जानकारी जैसे मिली, हमारे स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार जी वहां पे पहुंचे। इन्होंने पूरा जितना हो सकता था अपनी ओर से वहां रह के इन्होंने सारे प्रयास किए। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी तय होगी? मेयर के लिए तो कहते हैं गिरफ्तार कर दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, कहते हैं बर्खास्त कर दो। मैं कहना चाहता हूं, इस घटना के लिए दिल्ली के एलजी को बर्खास्त करो, दिल्ली के एलजी को बर्खास्त करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। एक मासूम बच्चे की और उसकी मां की जान गई है। तो इसलिए आज डीडीए किस प्रकार से काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है। और अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा संसद लीक हो गई है। बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है।
हर जगह लीक हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। हर जगह लीक, हर जगह लीकेज, हर जगह रिश्वतखोरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनेगा, उसमें गड्ढा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनेगा, उसमें गड्ढा। द्वारका एक्सप्रेस बनेगा, उसमें गड्ढा। अनाप शनाप निर्माण में पैसे। कहीं दिल्ली का एयरपोर्ट गिरेगा, कहीं राजकोट का, कहीं जबलपुर का, कहीं अटल सेतु ही दरार पड़ जाएगी उसमें, कहीं मोरबी का पुल गिर जाएगा, कहीं बिहार में कई पुल गिर जाएंगे। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? इलेक्टोरल बॉन्ड से कितनी रिश्वत खा ली है भाजपाइयों ने, कितना चंदा लूट लिया है, कितने पैसे खा के लोगों की जान जोखिम में डालोगे? अरे पैसे खा रहे थे तो कम से कम इतना तो सोच लेते कि जिस संसद भवन में बैठते हो वहां पे प्रधानमंत्री जी भी बैठते हैं। संसद भवन के अंदर जिन कंपनियों ने काम किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितनी रिश्वत दी, कितना चंदा दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। और एक कंपनी जिसका नाम सामने आ रहा है, इसमें एक महोदय हैं जिन्होंने इसका नक्शा तैयार किया है। यह है इसकी डिजाइन तैयार करने वाले HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। यह है मिस्टर बिमल पटेल और ये गुजरात से आते हैं। तो ये मैं चाहता हूं कि एक पहली बारिश भी अगर देश की संसद नहीं झेल पा रही है, आप सोचिए भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कितनी है। भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर जगह इनको रिश्वत चाहिए, हर निर्माण में इनको रिश्वत चाहिए। करीब करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए का ठेका इन्होंने उन कंपनियों को दिया जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को रिश्वत दी है। इस देश के लोगों की जिंदगी जोखिम में डालकर भारतीय जनता पार्टी के लोग रिश्वत खा रहे हैं। कम से कम इतना तो सोच लेते कि संसद में मोदी जी बैठते हैं, अमित शाह जी बैठते हैं, वहां भी रिश्वत खा ली। पहली बारिश में ही संसद टपकने लगी। बाहर पेपर लीक कराते हो, अंदर संसद लीक कराते हो। और तो और छोड़िए, प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। प्रभु श्री राम का मंदिर पहली बारिश में गर्भगृह में टपकने लगा, पानी बरसने लगा, वहां पे गिरने लगा। तो ये हालात है आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं। मैं कुलदीप कुमार जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद प्रियंका जी जो हमारी चीफ स्पोक्स पर्सन है उनकी बात। अभी सारी बात बड़े विस्तार से संजय भैया ने आपको बताई और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन की नाकामी की वजह से, डीडीए की नाकामी की वजह से कल शाम एक मां बेटे की मृत्यु हो गई। जैसा बताया कि जो दिल्ली और यूपी की खोड़ा कॉलोनी के बीच में जो ड्रेन है, जो नाला दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए बना रहा है, जिसको बहुत कहने के बाद, तमाम पत्र लिखने के बाद उसका काम बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ और उसके बाद उसके निर्माण कार्य में जिस प्रकार से उस जगह को खाली छोड़ा गया, उसमें पहले एक बेटा गिरा और उसको बचाने के चक्कर में उसकी मां अंदर गई और दोनों की उस पर डूबने से मृत्यु हो गई। अब मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, सीधे तौर पे जो दिल्ली का डीडीए विभाग है
वो सीधे तौर पे आपके अंतर्गत आता है। हम हर बार कहते हैं कि आपको जल बोर्ड के काम में इंटरफेयर करने का बड़ा शौक है, आपको दिल्ली के कामों में इंटरफेयर करने का बड़ा शौक है, आपको अधिकारियों को धमकाने का बड़ा शौक है, लेकिन जो विभाग सीधे तौर पे आपके अंतर्गत आते हैं उन विभागों पर आपका कोई रत्ती भर भी ध्यान नहीं है। ये जो मृत्यु हुई है ये सही कहा, ये कोई हादसा नहीं है, ये पूरी तरह से हत्या है जो उन अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई जिन्होंने बिना बैरिकेडिंग के, बिना किसी चिन्ह के उस जगह को खाली छोड़ा, जिसको पता था कि बरसात चल रही है दिल्ली में और लगातार उसके बावजूद भी उस जगह को खाली छोड़ा गया जिसमें गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे अधिकारियों को राज्यपाल महोदय, ऐसे अफसरों को कब आप सजा देंगे, कब उनको सस्पेंड करेंगे और कब उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे? आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी विनती है, उन परिवार को न्याय मिले, उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, वो सस्पेंशन उन अधिकारियों का, और उपराज्यपाल महोदय सबके सामने आकर इसकी जिम्मेदारी ले कि उनकी लापरवाही के कारण एक मां बेटे इस दुनिया से चले गए, उनके अधिकारियों की लापरवाही के कारण। तो उनको न्याय मिले, उनको इंसाफ मिले। और जब ये घटना हुई उस समय, रात के समय भी मैं उस जगह पर मौजूद था और उसके बाद अस्पताल के अंदर उनके शवों को रखा गया, मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया। हम तब भी वहां मौजूद थे, इसके अंदर हम उनके साथ हैं, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आज जो लोग बात बात पर राजनीति करने आते थे वो लोग गायब हैं, क्योंकि अब जो गलती है वो उपराज्यपाल महोदय की है और उपराज्यपाल महोदय के प्रवक्ता अब सामने नहीं आएंगे, वो घरों में दुबक के बैठ जाएंगे, उनको इंसाफ मिले। हमारी यही इनसे विनती है, यही इनसे गुहार। और अभी जब मैं आपसे बात करने के लिए आ रहा था तो उसी समय मुझे जानकारी मिली, मैं अभी और कंफर्म करूंगा, कि डीडीए की किसी बिल्डिंग में करंट लगने से किसी बच्चे की मौत हुई है, 12 साल के बच्चे की। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हालात हैं। मैं प्रियंका कक्कड़ जी जो चीफ स्पोक्स पर्सन है हमारी, उनको कहूंगा अपनी बात। आदरणीय सांसद जी और आदरणीय विधायक जी ने जो बात कही उसी को आगे ले जाते हुए, दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है, आप सब लोग जानते हैं। आपने बार बार देखा होगा कि एलजी महोदय को दिल्ली सरकार के काम रोकने का तो बहुत शौक है, पर अपने काम ठीक से करने के लिए कभी कहीं नहीं दिखते। सुप्रीम कोर्ट तक ने अक्टूबर 2023 में कहा कि दिल्ली की हालत खराब की जा रही है सिर्फ अनरीजनेबल पावर्स पाने के लिए, और डीडीए के ऊपर ये टिप्पणी की। डीडीए डायरेक्टली एलजी के अंडर आता है। ये जो घटना हुई ये बेहद दुखद और अननेसेसरी और अवॉइडेबल थी। जब इतनी बारिश हो रही है, जब पता है कि दिल्ली में क्लाउड बर्स्ट हुआ, उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हुआ और इतना जल भराव पॉसिबल है, तो आपने इतना बड़ा नाला, इतना बड़ा मैनहोल खुला कैसे छोड़ दिया? कैसे आपने उसको कवर नहीं किया? ये देखिए ये कितना अवॉइडेबल था। ये मैनहोल कवर करना था, यहां मार्किंग्स करनी थी। डीडीए को, एलजी साहब को बस इतना करना है कि वो अपना काम ठीक से कर ले। दिल्ली सरकार के काम तो रोकना उनका प्राइमरी काम है ही, पर अपना धर्म निभा ले, अपना काम ठीक से कर ले। और खाली दिल्ली में ही नहीं, भाजपा के अंतर्गत जहां भी कोई निर्माण होता है, जहां भी पूरे देश में कोई कंस्ट्रक्शन होती है, चाहे वो जम्मू की ऑल वेदर रोड हो या जैसा आदरणीय सांसद जी ने इतने सारे आपको काम और गिनाए जो उनके ध्वस्त हो गए, उन सब में करप्शन, उन सब से वो अपनी जेबों में पैसे भरते हैं। उनको लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है, 2 लाख का मुआवजा देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। ऐसे लोगों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, तभी अकाउंटेबिलिटी सेट होगी। और आप लोग भी उनसे सवाल पूछिएगा, क्योंकि आज वो मीडिया के सामने नहीं आएंगे, तो आप उनसे सवाल पूछिएगा कि ये अवॉइडेबल डेथ अवॉइड क्यों नहीं की गई, किसकी गलती है, क्यों नहीं मैनहोल पे, इतने बड़े मैनहोल पे कवर था। धन्यवाद। संजय जी, वहाँ पर ये भी जानकारी सामने आई कि कल रात को घंटों तक गाजिया पुलिस
गाजियाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस लड़ते रहे कि ये हमारी सीमा नहीं है, ये आपकी सीमा है। फिर फाइनली दिल्ली पुलिस ने ये माना कि हमारी सीमा, और उसकी वजह से रेस्क्यू में देरी हो, और जो जिस महिला की मौत हुई उसके पति ने ये कहा है कि जल्दी रेस्क्यू होता तो जान बच जाती। देखिए, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर और डीडीए सीधे तौर पे दिल्ली के एलजी के अधीन आता है। अगर पुलिस नहीं काम कर रही है, डीडीए नहीं काम कर रहा है, वहां अपनी कोई जवाबदेही तय नहीं करेंगे, उसके लिए अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उसके लिए बिल्कुल सांप सूंघ जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे, खामोशी की मुद्रा में चले जाएंगे। लेकिन अगर दिल्ली सरकार का कोई भी काम रोकना है या निंदा करनी है, आलोचना करना है, कोई स्टेटमेंट लीक करना है, कोई खबरें प्लान करना है, कोई साजिश करना है, या मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर कोई साजिश करना है, तो सुपर एक्टिव हो जाते हैं। इस बिंदु की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर रेस्क्यू में इतना विलंब क्यों हुआ, पीसीआर क्यों नहीं पहुंची। सबसे पहले तो मानवीयता का प्रश्न होता है, मौके पे तुरंत पुलिस को पहुंचना चाहिए। ये तो बाद में आप लोग तय कर लेते कि गाजियाबाद की जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जिम्मेदारी है। इस चक्कर में 2 जानें चली गई, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो पुलिस के कौन से लोग हैं जिनको सूचना दी गई और वो नहीं पहुंचे। सर, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। कल गोकुलपुरी में इस तरह रहा, एक बच्चे और उसकी महिला के पति के सामने गोली मार दी गई, रोड रेज का घटना था, उसकी मौत हो गई। देखिए, दिल्ली पिछले कुछ वर्षों में गैंग वॉर की घटनाएं भी यहां पे हुई हैं। गैंग वॉर, देश की राजधानी में 2 गैंग आमने सामने से गोली चलाते रहे, कोर्ट के अंदर हत्या हो गई, कोर्ट के अंदर हत्या हो गई, गोली चल गई, कई किलोमीटर तक लड़की को घसीट के मारा गया, रेप की, नृशंस हत्या की, अनेकों घटनाएं। लेकिन हम लोग मुद्दा उठाते हैं, हम लोग आवाज उठाते हैं, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, खुद से कुछ बनेगा नहीं, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार को कुछ करने नहीं देंगे। ये इनका उद्देश्य है। लेकिन हम, जैसा आपको पहले भी कहे, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हर तरह की लड़ाई लड़के दिल्ली वालों का काम कराते हैं और कराते रहेंगे। ये जो घटना हुई है जिसके बारे में आपने बताया, निश्चित रूप से फिर एक बार मैं कहूंगा, ये दिखाता है कि दिल्ली को एलजी महोदय के राज में, गृह मंत्री अमित शाह के राज में गैंगवार, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं का एक केंद्र बनाया जा रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की राजधानी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, और लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होगा इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पार्लियामेंट में जाति को लेकर के बात हो रही है, कभी नेता बड़े गर्व से अपनी जाति बताते हैं और कभी जाति पूछने पर आपत्ति होती है, क्या है? ये सवाल ही बहुत उल्टा है आपका। आप मुझे बताइए, जाति आप किसी की कैसे पूछ सकते हैं? क्या मकसद है आपका? बाहर ठेले वाले को आप कहते हैं नेम प्लेट लगाओ, अपनी जाति बताओ। अगर वहां जाटव ढाबा लिखा रहेगा, वाल्मीकि ढाबा लिखा रहेगा, तो वहां तोड़फोड़ करनी है, वहां हंगामा करना है, वहां कोई नहीं खाने जाएगा। मुसलमान का ढाबा है, उसका बहिष्कार करना है। और संसद के अंदर अपनी जाति बताओ। तो अनुराग ठाकुर जो एक गोली मारो छाप नेता है, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये देश 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। किसी गलतफहमी में मत रहना कि आप इसको जाति धर्म के नाम पे बांट पाओगे। हां, जो समाज की वंचित जातियां हैं, शोषित जातियां हैं, जिनको उनका अधिकार नहीं मिला,
उनकी लड़ाई एक नहीं 1000 बार लड़ेंगे। अगर जातीय जनगणना का मुद्दा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में इतना दर्द हो जाता है, सबको अपमानित करने को उतारू हो जाते हैं। क्यों भागते हो भाई जातीय जनगणना से? अगर इस देश में यह पता चल जाएगा कि पिछड़ा वर्ग के लोगों की कितनी संख्या है, दलितों की कितनी संख्या है, आदिवासियों की कितनी संख्या है, मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की कितनी संख्या है, बौद्धिस्टों की कितनी संख्या है, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक ही है कि उनका अधिकार देना पड़ेगा। और जो नागपुर बैठा हुआ है, जिस आरएसएस का प्रमुख आज तक ना कोई दलित हुआ, ना पिछड़ा हुआ, ना आदिवासी हुआ, एक प्रमुख का नाम बता दीजिए 100 साल में, एक आरएसएस का प्रमुख बताइए। और भारतीय जनता पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ के एक आप बता दीजिए जो कोई दूसरे समाज से आया हो। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जाति, नफरत, घृणा, ये फैलाना और ये पूछना भाजपा के नस नस में बसा हुआ है। ये जाति पूछ के ही काम करते हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास था, मोहन भागवत जी बुलाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल गई। लेकिन जब प्रधानमंत्री गए तो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी नहीं गए। क्यों? क्योंकि भाजपाइयों ने उनसे पूछा जाति क्या है, बोले हम तो दलित समाज से आते। बोले नहीं, नॉट अलाउड, आप मंदिर के शिलान्यास में नहीं आ सकते। बताएं अनुराग ठाकुर और उनकी पार्टी कि तत्कालीन देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया? प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन था, फिर भागवत जी गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल गई। मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। क्यों? पूछा जाति क्या है, बोले आदिवासी। बोले नहीं, नॉट अलाउड। यह है मानसिकता बीजेपी की, यह है मानसिकता बीजेपी की। इनके मन में घृणा और नफरत इतनी भरी हुई है, ये जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं। वंचित वर्गों को उसका अधिकार नहीं देना चाहते, पिछड़ों को उसका अधिकार नहीं देना चाहते, लेकिन बांटना चाहते हैं समाज को। और छोड़ दीजिए, आप इससे आगे बढ़िए। देश की संसद, राज्यसभा, लोकसभा महामहिम राष्ट्रपति से पूरी होती है। और जब नई संसद का उद्घाटन हुआ, देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं। नई संसद का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से नहीं कराया गया। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है। और आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी। घर खाली किया तो गंगा जल से घर धुलवाया, और अपनी पत्नी के साथ कन्नौज में मंदिर में दर्शन करने चले गए तो भाजपाइयों ने मंदिर को गंगा जल से धुला। ये मानसिकता है बीजेपी की। इसलिए अनुराग ठाकुर जो बोल रहा है वो भाजपा की मानसिकता है। वैसे वो गोली मारो छाप नेता है, उसके बारे में ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने अपनी पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित किया। यही मानसिकता है उसकी पार्टी की। मैं ये कहना चाहता हूं। संजय जी, मनोज तिवारी से जब पूछा गया जलभराव को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि अब मोदी जी को कमान दे देनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग बना दिया दिल्ली को। तो कहां पे? गुजरात में जो जल भराव है वहां किसकी कमान होनी चाहिए? इस्तीफा लेके वहां मोदी जी को बना दीजिए मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में जो जिले का जिला भरा हुआ है, यहीं गाजियाबाद से शुरू हो जाइए, मेरठ चले जाइए, मुरादाबाद चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, जो नाव चलानी पड़ रही है शहर के अंदर, वहां पे बना दीजिए, मेयर बना दीजिए मोदी जी को। मैं तो कह रहा हूं लखनऊ का।
लखनऊ का मेयर बना दीजिए, वहां जल भरा हो रहा है, मोदी जी ठीक कर देंगे वहां जाके। नहीं तो पटना का मेयर बना दीजिए, जहां जहां जल भरा हो रहा है वहां का मेयर बना दीजिए मोदी जी को। गुड़गांव डूब रहा है, जाके देखिए गुड़गांव में क्या होता है, चेयरमैन तो मेयर मेयर होता है, वहां का मेयर बना दीजिए। ऐसी बातें करते हैं ये लोग बेसिर पैर की। प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया लोगों से हजारों करोड़ चंदा लेके, पहली बारिश में गर्भगृह में पानी बहने लगा, शर्म नहीं आती भाजपाइयों को। रिश्वत खा के देश की संसद बनाई, पहली बारिश में संसद में पानी गिरने लगा, शर्म नहीं आती इनको। देश भर में पेपर लीक करा रहे हैं, करोड़ों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, शर्म नहीं आती। पेपर लीक कराने वाली कंपनी मोदी के साथ फोटो खिंचा के घूम रहे हैं उसके मालिक। क्या बात करेंगे लोग? डीडीए चेयरमैन बन जाए मोदी जी। डीडीए का चेयरमैन, हाँ रुकिएगा।